नमस्कार। हम सब कामयाबी चाहते हैं, है ना? हाँ, बिल्कुल। लेकिन क्या ये सिर्फ बाहरी चीजें हासिल करना है? आज हम स्टीफन आर कोवी की जो क्लासिक किताब है द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, उसकी एक समीक्षा पर बात करने वाले हैं। बहुत ही प्रभावशाली किताब रही है ये। हाँ, दशकों पुरानी है, लेकिन पता है आज भी उतनी ही रेलेवेंट क्यों मानी जाती है? हमारे पास जो समीक्षा है, वो इसे सिर्फ आदतों की एक लिस्ट नहीं देखती, नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि चरित्र निर्माण का एक पूरा ढांचा, एक फ्रेमवर्क मानती है। तो आज हमारा मिशन है इस समीक्षा के जरिए इन 7 आदतों के निचोड़ को समझना। न सिर्फ ये आदतें क्या हैं, बल्कि समीक्षा इनके असर और चुनौतियों के बारे में क्या खास बातें बताती हैं। सही। ये किताब 1999 में आई थी और मतलब दुनिया भर में अनगिनत लोगों की सोच पर इसका गहरा असर पड़ा है। देखते हैं समीक्षा में ऐसा क्या है जो इसे आज भी चर्चा के लायक बनाता है। बिल्कुल। और इस समीक्षा का जो सेंट्रल पॉइंट है, वो कोवी के उस विचार पर जोर देता है कि सच्ची प्रभावशीलता वो सतही तकनीकों या पर्सनैलिटी के छोटे-मोटे बदलावों से नहीं आती, सही। बल्कि ये गहरे चरित्र, हमारे सिद्धांत और उन पर बनी आदतों से निकलती है। ये अंदर से बाहर बदलाव की बात है। समीक्षा इसी बुनियादी फर्क को रेखांकित करती है। चलिए देखते हैं ये आदतें कैसे स्ट्रक्चर्ड है और समीक्षा इनके बारे में क्या कहती है। हाँ, समीक्षा बताती है कि कोवी ने इन 7 आदतों को बड़े करीने से 3 हिस्सों में बांटा है। पहला हिस्सा है आत्मविजय या प्राइवेट विक्ट्री, मतलब पहले खुद पर महारत हासिल करना, खुद पर काबू पाना। हाँ। दूसरा है सार्वजनिक विजय या पब्लिक विक्ट्री, जो दूसरों के साथ प्रभावी ढंग से काम करने और रिश्ते बनाने पर केंद्रित है। और तीसरा है नवीकरण या रिन्यूअल, मतलब खुद को लगातार बेहतर और ताज़ा बनाए रखने की प्रक्रिया। ये संरचना अपने आप में काफी कुछ कहती है, नहीं? ये क्रम वाकई बहुत दिलचस्प है और समीक्षा इस पर काफी जोर देती है। आत्मविजय पहले क्यों? हाँ, यही सवाल है। क्योंकि समीक्षा के अनुसार जब तक हम खुद पर अनुशासन, जिम्मेदारी और नियंत्रण विकसित नहीं करते हैं, तब तक हम दूसरों के साथ स्थायी और भरोसेमंद रिश्ते कैसे बना सकते हैं? ये नींव है। अच्छा, मतलब पहले खुद को संभालना। हाँ, पहले खुद को संभालना, फिर दुनिया के साथ सार्थक रूप से जुड़ना। ये सिर्फ एक क्रम नहीं, बल्कि प्रभावशीलता का एक सिद्धांत है। चलिए तो फिर इसी नींव से शुरू करते हैं आत्मविजय की पहली 3 आदतें। पहली आदत है बी प्रोएक्टिव, सक्रिय बनो। अब ये शब्द तो हमने बहुत सुना है, पर समीक्षा इसे कैसे देखती है? क्या ये सिर्फ पॉजिटिव सोचने जैसा है? समीक्षा इसे उससे कहीं गहरा बताती है। प्रोएक्टिव होने का मतलब सिर्फ आशावादी होना नहीं है। इसका असली मतलब है ये समझना कि हमारे और किसी भी बाहरी घटना के बीच हमारी प्रतिक्रिया चुनने की एक जगह होती है, एक स्पेस। अच्छा। हम हालात के गुलाम नहीं हैं, हम अपने जवाब खुद चुन सकते हैं। समीक्षा इस बात पर जोर देती है कि ये आदत हमें पीड़ित वाली मानसिकता से निकालकर अपने जीवन के ड्राइवर की सीट पर बिठाती है, विक्टिम मोड से बाहर। हाँ बिल्कुल। हम बाहरी चीजों को दोष देने के बजाय समाधान पर ध्यान केंद्रित करते हैं। संक्षेप में ये इस शक्तिशाली विचार को अपनाना है कि मैं अपने जीवन का रचनाकार हूँ। वाह, ये तो भारी जिम्मेदारी लेने की बात हुई। और दूसरी आदत, बिगिन विद द एंड इन माइंड, अंत को ध्यान में रखकर शुरुआत करो। इसका क्या मतलब है? क्या ये सिर्फ लक्ष्य निर्धारित करना है, जैसे गोल सेटिंग? गोल सेटिंग इसका एक हिस्सा है, पर समीक्षा इसे और व्यापक नजरिए से देखती है। ये आदत कहती है कि जीवन में हर काम शुरू करने से पहले ये जानना जरूरी है कि हम पहुंचना कहां चाहते हैं, हमारा अंतिम लक्ष्य क्या है, हमारे मूल्य क्या हैं। समीक्षा कोवी के उस सुझाव को रेखांकित करती है जिसमें वो कहते हैं कि हर किसी को अपना व्यक्तिगत मिशन स्टेटमेंट लिखना चाहिए, एक तरह का जीवन का संविधान। दिलचस्प है। हाँ, ये सब बड़े लक्ष्यों के लिए नहीं, बल्कि रोजमर्रा के फैसलों के लिए भी एक दिशा सूचक यंत्र, एक कंपस की तरह काम करता है। ये आदत पूछती है, क्या आप जो सीढ़ी चढ़ रहे हैं वो सही दीवार पर टिकी भी है? वाह, क्या बात है। मिशन स्टेटमेंट, जीवन का संविधान। और तीसरी आदत है पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, महत्वपूर्ण कार्यों को प्राथमिकता दो। ये तो बिल्कुल टाइम मैनेजमेंट जैसा लगता है। हाँ, लगता तो है, पर ये टाइम मैनेजमेंट से आगे की बात है। ये लाइफ मैनेजमेंट है। लाइफ मैनेजमेंट कैसे? समीक्षा बताती है कि ये आदत, दूसरी आदत यानी अंत को ध्यान में रखना, उसका प्रैक्टिकल रूप है। ये सिर्फ जरूरी, मतलब अर्जेंट कामों को निपटाने के बारे में नहीं है,
बल्कि उन कामों को पहचानने और उन पर ध्यान केंद्रित करने के बारे में है जो वाकई महत्वपूर्ण है। इम्पॉर्टेंट है, बिल्कुल। वो काम जो हमारे मिशन, मूल्यों और लक्ष्यों से सीधे जुड़े हैं, भले ही वो तुरंत चिल्ला न रहे हों। समीक्षा इसे आइजनहावर मैट्रिक्स के संदर्भ में समझाती है और कहती है कि प्रभावशाली लोग अपना ज्यादातर समय और ऊर्जा महत्वपूर्ण लेकिन गैर जरूरी कामों पर लगाते हैं। जैसे योजना बनाना, रिश्ते बनाना, सीखना, तैयारी करना। ये सब महत्वपूर्ण है पर अक्सर अर्जेंट नहीं लगते। तो ये तीनों आदतें, प्रोएक्टिव होना, अंत को ध्यान में रखना और प्राथमिकताओं पर काम करना, ये मिलकर आत्म विजय की तस्वीर बनाती हैं। बिल्कुल, एक दूसरे पर निर्भर हैं, इंटरकनेक्टेड हैं। प्रोएक्टिव बनकर हम जिम्मेदारी स्वीकार करते हैं, आदत 1। अंत को ध्यान में रखकर हम दिशा तय करते हैं, आदत 2। और फिर प्राथमिकता तय करके हम उस दिशा में अनुशासित तरीके से आगे बढ़ते हैं। समीक्षा के अनुसार यही वो व्यक्तिगत नींव है जिसके बिना सार्वजनिक सफलता या दूसरों के साथ प्रभावी रिश्ते बनाना मुश्किल है। और वो जो मिशन स्टेटमेंट की बात थी, वैसी चीजें हमें अपनी गहरी प्राथमिकताओं को समझने और उन्हें शब्दों में ढालने में मदद कर सकती हैं। ये आत्म अनुशासन के लिए एक शक्तिशाली कैटलिस्ट बन सकता है। ठीक है, तो एक बार जब व्यक्ति ने खुद पर नियंत्रण पा लिया, अपनी दिशा तय कर ली, तब वो दूसरों के साथ प्रभावी ढंग से जुड़ने के लिए तैयार होता है। यहीं से सार्वजनिक विजय की आदतें शुरू होती हैं। हाँ, पब्लिक विक्ट्री। चौथी आदत है थिंक विन विन, सभी की जीत सोचो। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्या ये हमेशा मुमकिन है? समीक्षा इस बारे में क्या कहती है? समीक्षा मानती है कि विन विन सिर्फ एक तकनीक नहीं, बल्कि एक मानसिकता है, एक फिलॉसफी है जीने की। ये इस विश्वास पर आधारित है कि दुनिया में सबके लिए पर्याप्त सफलता है। ऐसा नहीं कि मेरी जीत के लिए तुम्हारा हारना जरूरी है। हाँ, वो मैं जीतूं तुम हारो वाली सोच। हाँ, या तुम जीतो मैं हारूं, या सबसे बुरा मैं भी हारूं तुम भी हारो, लूज लूज। ये उन सब से बिल्कुल विपरीत है। समीक्षा इसे आपसी सम्मान, सहयोग और लाभ पर आधारित समाधान खोजने का नजरिया बताती है। लेकिन क्या हमेशा विन विन हो पाता है? नहीं, और समीक्षा ये भी मानती है कि हर स्थिति में विन विन संभव नहीं हो सकता, लेकिन प्रभावशाली लोग हमेशा इसकी तलाश करते हैं। इसे विश्वास और लंबे चलने वाले रिश्तों की मजबूत नींव बताया गया है। और अगर विन विन संभव ना हो तो नो डील, कोई समझौता नहीं, भी एक स्वीकार्य विकल्प है। अच्छा, नो डील भी, ताकि रिश्ते खराब ना हो। हाँ, ताकि कम से कम रिश्ते तो बचे रहें आगे के लिए। ये दिलचस्प है। 5वीं आदत है सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड। पहले समझो फिर समझाओ। ये सुनने में सरल लगता है, पर शायद अमल में सबसे मुश्किल आदतों में से एक है। समीक्षा इस पर क्या जोर देती है? आपने बिल्कुल सही पकड़ा, ये शायद सबसे कठिन है। समीक्षा इस आदत को प्रभावी कम्युनिकेशन की कुंजी मांगती है, चाबी है ये। कैसे? हम में से ज्यादातर लोग सुनते समय समझने के बजाय जवाब देने की तैयारी कर रहे होते हैं। हाँ, मन में अगला पॉइंट सोच रहे होते हैं। बिल्कुल, या अपनी बात कहने का मौका ढूंढ रहे होते हैं, या फिर सामने वाले की बात को अपने नजरिए से फिल्टर कर रहे होते हैं। ये आदत कहती है पहले रुको और सच में सहानुभूति से, एम्पैथी के साथ सामने वाले के दृष्टिकोण को, उसकी भावनाओं को, उसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस को समझने की कोशिश करो। सहानुभूति से सुनना। समीक्षा बताती है कि जब लोग महसूस करते हैं कि उन्हें सच में सुना और समझा गया है, तभी उनका दिल और दिमाग दूसरों की बात सुनने और समझने के लिए खुलता है। ये एक तरह की मनोवैज्ञानिक हवा भरने जैसा है। पहले हवा दो, फिर अपनी बात रखो। ये वाकई रिश्तों में बड़ा बदलाव ला सकता है। और छठी आदत है सिनर्जाइज, सहयोग से नए परिणाम उत्पन्न करो। ये टीम वर्क से कैसे अलग है? सुनने में तो एक जैसे लगता है। ये टीम वर्क का कह सकते हैं हाईएस्ट लेवल है। समीक्षा इसे 1+1 = 3 या उससे भी अधिक के रूप में वर्णित करती है। 1 और 1 3? हाँ, या उससे भी ज्यादा। इसका मतलब सिर्फ सहयोग करना नहीं है, बल्कि मतभेदों का सम्मान करना और उन्हें महत्व देना है। जब अलग अलग दृष्टिकोण, अनुभव और ताकत वाले लोग एक साथ आते हैं और वे पिछली आदतों का पालन करते हैं, मतलब विन विन सोचते हैं, एक दूसरे को समझते हैं, तो वे ऐसे नए और बेहतर समाधान या परिणाम बना सकते हैं जो उनमें से कोई भी अकेले नहीं सोच सकता था। अच्छा। समीक्षा इसे रचनात्मक सहयोग कहती है, जहां पूरा योग अपने हिस्सों के जोड़ से कहीं ज्यादा होता है। ये विविधता को, डिफरेंसेस को एक ताकत के रूप में देखती है, बोझ के रूप में नहीं। तो ये सार्वजनिक विजय की आदतें, विन विन, पहले समझना और सिनर्जी, ये मिलकर प्रभावी आपसी निर्भरता, मतलब इंटरडिपेंडेंस का रास्ता बनाती हैं।
हाँ, और समीक्षा इस बात पर प्रकाश डालती है कि ये आदतें कैसे एक दूसरे को मजबूत करती हैं। देखो, विन विन आदत 4 इरादा तय करती है, हम आपसी लाभ चाहते हैं। ठीक। पहले समझना आदत 5 विश्वास और खुलापन पैदा करता है। हाँ, क्योंकि सामने वाले को लगता है कि आप उसे समझ रहे हैं। बिल्कुल। और सिनर्जी आदत 6 उस विश्वास और खुलेपन का उपयोग करके असाधारण परिणाम प्राप्त करती है। समीक्षा के अनुसार ये सिद्धांत व्यक्तिगत रिश्तों से लेकर ऑर्गेनाइजेशनल सफलता, लीडरशिप और मुश्किल समस्याओं को हल करने तक हर जगह लागू होते हैं। लेकिन ये तभी काम करते हैं जब विश्वास का माहौल हो, जो आदत 5 से बनता है। समझ गया। अब आते हैं आखिरी 7वीं आदत पर, जो इन सभी को एक साथ बांधती है और ताज़ा रखती है। शार्पन द सॉ, आरी को तेज करो। समीक्षा इसके लिए लकड़हारे का उदाहरण देती है ना? हाँ, वो मशहूर कहानी। हाँ, एक लकड़हारा घंटों पेड़ काटता रहता है, थक जाता है, लेकिन रुककर अपनी आरी तेज करने से इनकार करता है। क्यों? क्योंकि वो कहता है कि उसके पास समय नहीं है आरी तेज करने का। हाँ, विडंबना है। हाँ। समीक्षा इस कहानी का इस्तेमाल ये बताने के लिए करती है कि हमें अपनी सबसे बड़ी संपत्ति यानी खुद को लगातार नवीनीकृत रिन्यू करने की जरूरत है। ये नवीनीकरण 4 मुख्य क्षेत्रों में होना चाहिए। एक तो शारीरिक, मतलब व्यायाम, सही खानपान, पर्याप्त आराम। ठीक है, फिजिकल हेल्थ। पढ़ना, सीखना, लिखना, सोचना, योजना बनाना, माइंड को शार्प रखना। मेंटल फिटनेस। दूसरों के साथ सार्थक रिश्ते बनाना, सेवा करना, सहानुभूति विकसित करना, हमारे इमोशंस और कनेक्शंस। इमोशनल और सोशल वेलबींग। और चौथा आध्यात्मिक, अपने मूल्यों को स्पष्ट करना, प्रकृति से जुड़ना, ध्यान करना, प्रेरणादायक साहित्य पढ़ना। जरूरी नहीं कि ये धार्मिक हो, पर अपने कोर से जुड़ना। तो ये सिर्फ छुट्टी लेने या आराम करने के बारे में नहीं है, बल्कि ये जीवन के हर महत्वपूर्ण पहलू में खुद को लगातार बेहतर बनाने और संतुलन बनाए रखने की प्रक्रिया है। बिल्कुल। समीक्षा इसे बाकी 6 आदतों को संभव बनाने वाली आदत कहती है। सपोर्टिंग हैबिट है ये। बिना नियमित आरी तेज किए हमारी ऊर्जा, प्रेरणा और प्रभावशीलता धीरे धीरे कम होती जाएगी। ये निरंतर सुधार और संतुलन का सिद्धांत है। जैसे बैटरी रिचार्ज करना। हाँ, बिल्कुल वैसा ही। ये एक ऊपर की ओर बढ़ता हुआ चक्र, एक अपवर्ड स्पाइरल बनाता है। आप नवीनीकरण करते हैं, जिससे आप अन्य आदतों को बेहतर ढंग से जी पाते हैं, जिससे और ज्यादा नवीनीकरण संभव होता है। समीक्षा इसे खासकर सीखने वाले, मतलब लर्नर के लिए महत्वपूर्ण मानती है, क्योंकि ये जीवन भर सीखने और विकसित होने की प्रतिबद्धता पर जोर देता है। ये एक मंजिल नहीं, एक सतत यात्रा है। तो अगर हम इस पूरी समीक्षा का सार निकालें, मुख्य बातें क्या उभर कर आती हैं? मेरे लिए तो एक बड़ी बात यह है कि सच्ची सफलता तकनीकों या शॉर्टकट से नहीं आती, नहीं, बल्कि चरित्र और सिद्धांतों पर आधारित आदतों से आती है। और ये कि क्रम महत्वपूर्ण है। पहले खुद पर काम, फिर दूसरों के साथ। प्राइवेट विक्ट्री पहले, पब्लिक विक्ट्री बाद में। हाँ, ये बिल्कुल सही है। समीक्षा इस बात पर भी जोर देती है कि एक स्पष्ट जीवन दृष्टि, वो जो मिशन स्टेटमेंट की बात थी, वो होना कितना जरूरी है, ताकि हमारी रोजमर्रा की भागदौड़ दिशाहीन न हो। आत्मा अनुशासन आदत 1 से 3, आपसी सम्मान और सहयोग आदत 4 से 6 और निरंतर आत्म नवीनीकरण आदत 7, ये सब मिलकर एक प्रभावी और संतुलित जीवन का खाका तैयार करते हैं। समीक्षा में किताब की भाषा और प्रस्तुति के बारे में भी कुछ कहा गया था, है ना? हाँ। उसे सरल लेकिन गहरा बताया गया है। हाँ, कहा गया है कि भाषा सीधी है लेकिन बातें गहरी हैं। और उदाहरणों के इस्तेमाल की तारीफ की गई है, जो इसे सिर्फ थ्योरी नहीं बल्कि प्रैक्टिकल बनाते हैं। इसे छात्रों, प्रोफेशनल्स, लीडर्स और मतलब संतुलन की तलाश करने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए उपयोगी बताया गया है। ये तो सब सकारात्मक पहलू हुए। हाँ, लेकिन एक अच्छी समीक्षा की तरह ये कुछ चुनौतियों और आलोचनाओं को भी नजरअंदाज नहीं करती। अच्छा, क्या है वो? जैसा कि इसमें बताया गया है, कुछ पाठकों को ये किताब थोड़ी लंबी या कहीं-कहीं दोहराव वाली लग सकती है, रिपीटेटिव। ठीक है। और सबसे बड़ी चुनौती ये है कि इन आदतों को जीवन में उतारना कोई रातों रात होने वाला चमत्कार नहीं है। इंस्टेंट नूडल्स जैसा नहीं है ये। सही कहा। समीक्षा स्पष्ट करती है कि इसके लिए गहरी प्रतिबद्धता, धैर्य और लगातार अभ्यास की जरूरत होती है। ये उन लोगों के लिए निराशाजनक हो सकता है जो तुरंत परिणाम या क्विक फिक्स चाहते हैं। ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है। मतलब ये कोई जादू की छड़ी नहीं है कि घुमाया और सब ठीक हो गया। बिल्कुल नहीं। समीक्षा इसे एक गंभीर, लंबे समय तक चलने वाले प्रयास के रूप में प्रस्तुत करती है।
ये आदतें सुनने में सरल लग सकती हैं, लेकिन इन्हें लगातार जीना, खासकर जब दबाव हो या मुश्किल हालात हो, तब आसान नहीं है। हाँ, असली परीक्षा तो तभी होती है। बिल्कुल। आलोचना का एक और बिंदु जो समीक्षा में उठाया जा सकता है, हालांकि यहाँ स्पष्ट नहीं है पर अक्सर उठता है, वो ये है कि क्या ये सिद्धांत हर संस्कृति या संदर्भ में समान रूप से लागू होते हैं। लेकिन मूल आलोचना यही है कि ये गहन व्यक्तिगत बदलाव की मांग करती है, जो समय और मेहनत लेता है। ये एक मैराथन है, 100 मीटर की दौड़ नहीं। तो कुल मिलाकर ये समीक्षा द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल को एक टाइमलेस गाइड के रूप में देखती है, नहीं, उससे कहीं ज्यादा है। बल्कि एक सिद्धांत केंद्रित जीवन जीने का दर्शन प्रस्तुत करती है। यह बाहरी व्यवहार से पहले अंदरूनी चरित्र पर ध्यान केंद्रित करने की बात करती है, इनसाइड आउट अप्रोच। निश्चित रूप से समीक्षा से ये स्पष्ट होता है कि ये आदतें सिर्फ काम में सफलता पाने या ज्यादा पैसा कमाने के लिए नहीं है, वो तो बाय प्रोडक्ट हो सकते हैं। तो फिर किसके लिए है? ये एक ज्यादा संतुलित, उद्देश्यपूर्ण और सार्थक जीवन जीने का तरीका है। ये हमें याद दिलाती हैं कि प्रभावशीलता सिर्फ काम निपटाने में नहीं है, बल्कि सही काम सही तरीके से, सही कारणों से करने में है। डूइंग द राइट थिंग्स, नॉट जस्ट डूइंग थिंग्स राइट। ये सब सुनने के बाद एक सवाल मन में आता है, और शायद यही वो अंतिम विचार है जिस पर हम अपने श्रोताओं को सोचने के लिए छोड़ सकते हैं। हाँ जरूर। क्या है वो ये कि आज की इस बेहद तेज रफ्तार, हमेशा ऑन रहने वाली, डिस्ट्रैक्शन से भरी दुनिया में, जहां तुरंत संतुष्टि, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की चाह बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। ऐसी दुनिया में इन गहरी, धीमी गति से विकसित होने वाली आदतों और सिद्धांतों को लगातार कैसे जिया जा सकता है? हाँ, ये वाकई एक बड़ा सवाल है। क्या आज के संदर्भ में इन आदतों को बनाए रखने के लिए हमें आरी तेज करने पर, मतलब आदत साथ पर, और भी ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है? शायद पहले से कहीं ज्यादा। ये सोचने वाली बात है ना? क्या रिन्यूअल अब और भी क्रिटिकल हो गया है इस तेज भागती दुनिया में सर्वाइव और थ्राइव करने के लिए? ये एक विचारणीय प्रश्न है।